हेलो बच्चों। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का एक शानदार सा वीडियो हो चुका है जिसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे अपन क्या करते हैं, आज के इस वीडियो में अपन या इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए, आज अपन इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, सबसे पहले डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व कैसे होते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे उच्च तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, सुचालक होते हैं, धात्विक चमक इनके अंदर में होती है। उच्च तन्यता का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर कितना भी फोर्स डालेंगे, किसी वायर के ऊपर अपन कितना भी इधर ऐसे फोर्स डालेंगे तो वो क्या होता जाएगा, उसका डायमीटर है वो क्या होता रहेगा, छोटा रहेगा। यानी वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर में हो जाएगा। आघात वर्धनीयता, अगर आप इसको क्या करोगे, पीटोगे, यानी हथौड़े से इसके ऊपर क्या करोगे, मार करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में भी ये क्रैक नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो धातु की जो चद्दर है वो क्या हो जाएगी, काफी थीन हो जाएगी, काफी पतली हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी इनमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है। धात्विक चमक, यानी इनकी सरफेस को आप देखोगे तो इसकी सरफेस में क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है। क्लियर होगी बात? अब देखो, इन तत्वों के परमाणु या आयनों में अधिकांश रूप से क्या होता है, भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता आती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक बंध में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलवेज कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है। तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट क्या करते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर में। देखो, अब इन तत्वों के बीच में क्या होता है, मजबूत धात्विक बंधन होता है, जो इनके उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक का क्या होता है, कारण होता है। आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर इनका जो गलनांक होता है वो गलनांक हाई क्यों होता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। इसका क्वथनांक यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पर मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पर जो भी बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, काफी स्ट्रोंग होता है। क्या होता है, काफी स्ट्रोंग होता है। देखो, धात्विक बंध में कौन कौन भाग लेता है, n-1d के इलेक्ट्रॉन और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही यहाँ पर मजबूत धात्विक बंध क्या होता है, यहाँ पर बनेगा, और जितना धात्विक बंध मजबूत बनेगा उतना ही उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर में अभी अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि डी में पहले 1 से इलेक्ट्रॉन चलता है कहां पर, D5 तक। तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी D1 से D5 को 5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां तक अपन बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अपन चलेंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब D5 के बाद में क्या होता है, D ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, देखो D1 D2 D3 D4 और D5। यानी यहां पर तो देखो, फिर जैसे D6 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी,
अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे धातु धातु परमाणु के बीच में बनने वाला बंध है उसकी भी क्या हो जाएगी, मजबूती बढ़ती जाएगी। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, शुरू में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, फिर मिड में उनका क्या हो जाता है, पीक पॉइंट आ जाता है, फिर ये क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी आप इनके ग्राफ वगैरह देखोगे तो ग्राफ में आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे स्कैंडियम ले लिया तो पहले ऐसे बढ़ेगा मैग्नीज तक, ठीक है, फिर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेंगे। वहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनकी क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी। सीधा सीधा फंडा यही है कि पहले क्या होता है, इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए ये हो गया इसके अंदर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। फिर अपन बात करते हैं डेंसिटी की, घनत्व की बात करते हैं। डी ब्लॉक तत्व का जो घनत्व है वो उनके छोटे एटॉमिक आकार यानी छोटे परमाणु आकार और मजबूत धात्विक बंध के कारण क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। देखो इसको ऐसे समझिए, ये कोई एटम है और दूसरा इधर कोई एटम, इनके बीच में यहां पर क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो देखो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी यहां पर बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, कम है, और बॉन्ड लेंथ कम है इसका मतलब जो धात्विक बंध होगा वो बंध क्या होगा, मजबूत हो। मान लो एटम की साइज में क्या कर दूं, ज्यादा, ये साइज कर दी। अब देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ रही कि नहीं आ रही, आ रही, यानी यहां पर इसकी जो बंध लंबाई है वो बंध लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। यानी एटम की साइज बढ़ेगी तो बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, और बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा घटेगी, बंध का सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। अब आपको पता है कि डी ब्लॉक जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है, उनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉल, स्मॉल एटॉमिक साइज होती है। स्मॉल एटॉमिक साइज होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आने से क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया को अपन लेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम इस तरीके से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। अब देखो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार भी क्या होता है, कम होता है, जिससे उसका घनत्व बढ़ता है। भाई नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ उसका परमाणु आकार भी क्या होता है, घटता है, जिसके कारण ऐसा होता है। एक आवर्त में घनत्व बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और ये आम तौर पर डी ब्लॉक की बात करता हूं तो एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है किसकी, मिश्र धातु बनाने की, एलॉय फॉर्मेशन की। एलॉय फॉर्मेशन होती क्यों है, देखो मिश्र धातु एक्चुअली में होती क्या है, देखो जब मिश्र धातु बनाने वाली दो धातुओं का परमाणु आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, तो एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणु के को क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस वजह से क्या हो जाती है, मिश्र धातु बन जाती है। कैसे बनती है, एलॉय फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ये है, ठीक है, इसी साइज का मैं कोई दूसरा आइटम ले लूं, जैसे ये ले लिया। अब देखो इसके अंदर में ये देखिए, ये इसका क्रिस्टल जालक है, ये इसका क्रिस्टल लेटिस हो गया। अब देखो ये बीच में ये एक एलिमेंट, ये जो एक एटम है वो डिफरेंट है कि नहीं, अब जो साइज इसकी है वही साइज इसकी है, तो इस एटम को यहां से स्किप करके इस एटम को यहां पर मैं फिट करूं तो इसका जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के ऊपर क्या नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं आता। तो एलॉय फॉर्मेशन वही एलिमेंट्स कर सकते हैं जिनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट,
इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होती है, जो एटॉमिक साइज होती है, क्या होती है, एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। और ऑलमोस्ट सेम होने से इस तरीके से क्या हो जाती है, एलॉय फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आप पीतल की बात करते हो, में तांबा और जस्ता होता है, कांस्य में क्या होता है आपका, तांबा और टिन होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, पीतल के अंदर कौन कौन सी धातुएं होती है, कांस्य में कौन कौन सी धातुएं होती है। एक होती है अंतराली मिश्र धातु, इनको बोलते हैं इंटरस्टेलाइन कंपाउंड। ये क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, देखो जैसे ये है, अब देखिए यहां पर आपको कुछ मिल रहा है स्पेस, क्या मिल रहा है, कुछ स्पेस मिल रहा है। तो देखो इस स्पेस में हमने क्या कर दिया, कोई एटम रख दिया यहां पर। अब ये एटम क्या है, ये एटम है स्मॉल साइज के एटम, लाइक हाइड्रोजन, लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन। यानी कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इस टाइप के स्मॉल साइज के जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स क्या होते हैं, या एटम्स के बिटवीन जो स्पेस होता है, अंतर परमाणविक जो अवकाश होता है, इसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर जो मिश्र धातु बनती है या यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड्स को स्पेशल नाम से जानते हैं, वो होता है अंतराकाशी यौगिक। किस नाम से जानते हैं, अंतराकाशी यौगिक के नाम से। ठीक है, देखो ये तब बनते हैं जब छोटे परमाणु आकार के परमाणु जैसे कार्बन डी ब्लॉक धातु के बड़े परमाणु आकार के क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, जो खाली जगह होती है, जिनको अंतराल अपन बोलते हैं, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। जैसे स्टील है, वो स्टील इसी प्रकार का है। स्टील में क्या होता है, मोस्टली आयरन होता है और क्या होता है, कार्बन का मिश्रण होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर उस स्टील में क्या होता है, उस स्टील में आप देखोगे तो देखो यहाँ पर सिलिकॉन मिल जाएगा, है ना, क्रोमियम मिल जाएगा, तो क्या होते हैं, बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो मिश्र धातुएं अलग होती है, अंतराली मिश्र धातु या अंतराकाशी यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर में अलग होते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका स्पेशली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अंतराली मिश्र धातुएं हो गई। अब देखो अपन स्टील की बात कर रहे थे इसके अंदर में, तो यहाँ पर आयरन, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम, ये एलिमेंट्स यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर में एक इन्हीं एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी होती है उत्प्रेरकीय गुण, यानी कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ये क्या होते हैं, कैटालिस्ट भी हुआ करते हैं। अब कैटलिस्ट क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन यहां पर है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जैसे आयरन की बात करूं, आयरन +2 में भी होता है और आयरन क्या होता है, +3 के अंदर भी होता है। आयरन +2 में भी होता है, +3 में होता है। तो देखो यहां पर दो टाइप की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने से क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये जैसे आपके पास में आयरन ही ले लूं, ये +2 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब ये Fe+3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की दोनों टेंडेंसी होती है, दोनों कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से ये हुआ कि किसी रिएक्शन को जनरेट करने के लिए, किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कहीं पर इलेक्ट्रॉन देना हो तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, और कहीं इलेक्ट्रॉन लेना हो तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो उत्प्रेरकीय गुण का पहला कारण है यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, अब इसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर अपन एक चीज और देखेंगे। देखो जैसे अपन ने ले लिया
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर इसका +3 +3 +4 +3 +4 +5, इस तरीके से क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, ये इसके अंदर में चलता रहता है। फिर दूसरा कारण होता है रिक्त डी कक्षक। यहाँ पर इनके पास में क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षक होने से क्या हो गया, अभिक्रिया के दौरान ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, या आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उत्प्रेरकीय गुण का तीसरा रीजन यहां पर यह है जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति। ये धातु लिगेंड के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, संकुल यौगिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संकुल यौगिक बना लेते हैं, जो किसी अभिक्रिया के मार्ग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी मान लेते हैं कि अभिक्रिया पहले इस मार्ग से क्या हो रही थी, कंप्लीट हो रही, अब इसका मार्ग इस तरीके से क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इसकी सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा अपन बोलते हैं। सक्रियण ऊर्जा को ये डिक्रीज कर देता है और अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ध्यान रखना आप, कई बच्चे यहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये इसके अंदर में होता है। अब जटिल यौगिक बनाने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। स्मॉल साइज होनी चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दोनों कंडीशन इनके पास में होती है। चौथा देखो, बड़ा सतह क्षेत्र। बड़ा सतह क्षेत्र, देखो इनकी एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होती है। स्मॉल होने के कारण क्या होता है, इसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। देखो चूर्ण अवस्था में होता है, इसको उपयोग करते हैं तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास में कोई मेटल है, अब इस मेटल का कितना सरफेस है वो किसी रिएक्शन के लिए यूज में आ रहा है, वो ये आ रहा है, ये वो सरफेस है जो किसी रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है, यूज आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी मेटल के इस तरीके से 2 पीस बना दिए, यानी यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, क्रैक कर दिया। जैसे मैं इसको क्रैक करूँगा तो यहाँ पर देखो, अब सरफेस कितना यूज में आ रहा है, अब सरफेस मेरे ये यूज में आ रहा है। इधर सरफेस कौन सा यूज में आ रहा है, इधर सरफेस मेरे ये यूज में आ रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर ये वाला सरफेस और यहाँ से लेकर ये वाला सरफेस, ये तो यहाँ पर भी है, लेकिन कट लगाने से क्या हो गया, ये जो सरफेस है ये सरफेस क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इनमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये इजी वे में क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया किसी रिएक्शन के लिए अवेलेबल करवाते हैं। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा एक रिएक्शन पढ़ते हो आप, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, है ना, ऑर्गेनिक के अंदर। जैसे H2 लेते हो और यहाँ पर लिखते हो निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो यहाँ पर रिएक्शन तो आपका हाइड्रोजन करता है, बट ये जो मेटल्स होती है उसके लिए क्या करती है, सरफेस एरिया अवेलेबल करवाती है। क्या करती है, सरफेस एरिया अवेलेबल करवाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे जिनके रेस्पेक्टिव हमने क्या किया, आज डिस्कस। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्टिव अपकमिंग जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक, जुड़े रहिए।